चलो अपन आगे बढ़ते हैं अपन आयोनिक के लेक्चर में। और आज अपन देखते हैं पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस। किसका पीएच देखने वाले हैं अपन? पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस। ठीक है, देखो बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये नीट में या मेंस में पूछा जाएगा, एडवांस में इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एम्फीप्रोटिक आयंस का पीएच निकालने के लिए देखो अपन को क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले एम्फीप्रोटिक क्या होता है? तो देखो एम्फीप्रोटिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? वर्क बोथ एज एसिड एंड बेस। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा अपना। सेकेंड, इसको सेम स्टेटमेंट को बोलने का एक तरीका क्या हो सकता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो H+ डोनेट भी कर सकते हैं या फिर H+ गेन भी कर सकते हैं। मतलब which can donate H+ और gain H+। तो ये दो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं एम्फीप्रोटिक आयंस की। अब हमारा मेन फोकस इस पे रहना चाहिए। पीएच और पीएच का खेल है, तो एसिड और बेस की जगह हम इस पे फोकस करते हैं, H+ डोनेट करने पे और H+ गेन करने पे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर इसके दो केसेस अपन पढ़ेंगे जो काफी यूनिक केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक एसिड ले लेता हूं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये पहले डिसोसिएट करेगा, तो कैसे डिसोसिएट करेगा? HCO3- प्लस H+। इस डिसोसिएशन के साथ जो एसोसिएटेड है उसको हमने बोल दिया Ka1। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा? HCO3- ये फर्दर डिसोसिएट करेगा CO3 2- और H+, क्या हो गया? Ka2। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये एसिड वीक एसिड था, मैंने यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन लगा रखा है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है। तो इधर अगर हम फोकस करें तो यहां पे हमारे पास HCO3- मिल रहा है, जो H+ के साथ कंबाइन करके फिर से H2CO3 बना सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पे HCO3- जो है वो गेन ऑफ H+ कर सकता है। अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन देखता हूं तो फिर HCO3+ यहां पे क्या कर रहा है? इधर अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये यहां पे H+ डोनेट कर रहा है, डोनेशन ऑफ H+। बात समझ में आ रही है? तो ये सेम आयन HCO3- HCO3-, अगर इस रिएक्शन को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देखता हूं तो गेन ऑफ H+ हो रहा है, और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में देखते हैं तो डोनेशन ऑफ H+ हो रहा है। इसका मतलब कि ये यहां पे मेरा क्या कहलाएगा? दिस इज एम्फीप्रोटिक आयन, जो जरूरत पड़ने पे H+ गेन भी कर पा रहा है और H+ को डोनेट भी कर पा रहा है। सो दिस इज माय एम्फीप्रोटिक आयन। अब अगर हम K1 को यहां पे डिफाइन करना चाहें, दैट व्हाट इज K1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, तो K1 को हम ये बोल सकते हैं, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जहां पे क्या हो रहा है? एम्फीप्रोटिक आयन फॉर्म हो रहा है किससे? अपने कॉन्जुगेट एसिड से। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेयर amphiprotic ion is forming, where amphiprotic ion is forming by या from its conjugate base, from its conjugate acid, sorry, from its conjugate acid, this is conjugate acid। अगर मैं इस आयन को कंसीडर कर रहा हूं, बैकवर्ड रिएक्शन देख रहा हूं तो सिमिलरली Ka2 को फिर अपन क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेयर एम्फीप्रोटिक आयन इज एक्टिंग एज एन एसिड, क्योंकि यहाँ पे H+ डोनेट कर रहा है, मतलब किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। तो वेयर एम्फीप्रोटिक आयन इज एक्टिंग और बिहेविंग एज एसिड। क्लियर है बात? तो इस तरीके से जो आयन यहां पे बना, इसको हमने बोला एम्फीप्रोटिक आयन। तो हमारा पूरा फोकस इसी चीज पे है। अब यहां पे अगर मान लो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो हमको ये पता चल गया दिस इज एम्फीप्रोटिक आयन, तो यहां पे हमको एक सॉल्यूशन दे देगा। ये सॉल्यूशन है विच इज 0.1 मोलर NaHCO3, ठीक है, 0.1 मोलर NaHCO3। अब यहां पे हमको pH कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें HCO3- जो है वो एम्फीप्रोटिक आयन है,
तो यहाँ पे पीएच कैसे निकालेंगे हम? पीएच इसका pK1 प्लस pK2 बाय 2, जहां पे K1 और K2 ये वाली वैल्यूज। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से एम्फीप्रोटिक आयंस के लिए कैलकुलेशंस करी जाती है। अपन कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा रिएक्शंस बन रही हो, जैसे यहाँ पे तो 2 ही रिएक्शन आ रही थी, 2 स्टेप में H+ डोनेट हो रहा है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे H3PO4, उस केस में क्या होगा, और फिर इसको अपन एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे देंगे। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं यहाँ पे। ये एग्जांपल में मैं ले रहा हूं H3PO4। यहां पे मुझे दिख रहा है कि 3 बार H+ निकल रहा होगा, तो इसको अगर हम देखें, पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं। H3PO4, पहले स्टेप में H+ निकला, क्या बनेगा? HPO4 माइनस H2PO4 माइनस। ठीक है, इसके लिए जो कांस्टेंट है वो हमने K1 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन फिर क्या आएगी? H2PO4 माइनस जो है ये यहां से H+ देगा, PO4 HPO4 2 माइनस, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज K2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? HPO4 2 माइनस जो है ये एक और H+ डोनेट करेगा और यहाँ पे PO4 3 माइनस हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट हमने बोल दिया K। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, तो इसमें अगर आयंस को हम ध्यान से देखें तो इसको उठाते हैं H2PO4 माइनस। अगर मैं ये रिएक्शन बैकवर्ड देखता हूं, ये H+ गेन कर रहा है यहाँ पे, और इस वाली रिएक्शन में क्या कर रहा है? इसमें H+ डोनेट कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ये आ गया एम्फीप्रोटिक आयन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की तरह वर्क कर पा रहा है, H+ गेन भी कर पा रहा है और डोनेट भी कर पा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस आयन को उठाते हैं, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इधर अगर मैं बैकवर्ड देखता हूं तो ये H+ गेन कर रहा है, और इधर अगर मैं फॉरवर्ड देखता हूं तो H+ डोनेट कर रहा है, मतलब ये भी मेरे पास क्या आ गया? एक एम्फीप्रोटिक आयन। तो इधर से अब हमारे पास दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से? पहला सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें किसका सॉल्ट है? पहले वाले आयन का सॉल्ट है, तो पहले वाले आयन का सॉल्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लेट से 0.1 मोलर दे रखा है। ठीक, तो इस केस में जब मैं पीएच निकालूंगा तो हमको ध्यान देना है कि ये वाला आयन जो था ये कौन कौन सी रिएक्शन में एसोसिएटेड है। ये पहली और दूसरी रिएक्शन में एसोसिएटेड है, और इससे एसोसिएटेड कांस्टेंट क्या है? K1 और K2। तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा? pK1 प्लस pK2 अपॉन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब अगला सॉल्यूशन क्या बन सकता है? देखो यहाँ पे हमारे पास एक और एम्फीप्रोटिक आयन आया ना, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन में ये हो हमारे पास, तो इसका सॉल्ट कैसे बनेगा? Na2HPO4। मान लो ये भी 0.1 मोलर दे रखा है। अब इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि HPO4 2 माइनस जो है वो कहां कहां है? सेकेंड और थर्ड रिएक्शन, और उसके साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट क्या है? Ka2 और Ka3। तो अगर इधर मुझे पीएच निकालना पड़ा तो इधर पीएच क्या हो जाएगा? pK2 प्लस pK3 अपॉन 2। तो इस तरीके से एम्फीप्रोटिक आयंस के लिए हम पीएच की कैलकुलेशंस करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब इसको अपन एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 3 का एग्जांपल भी हो गया, 3H+ का। पहला मैंने 2H+ का लिया था, अब ज्यादा से ज्यादा 4H+ तक ले जा सकता है, तो मैं उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में और बता देता हूं। फिर अपन आगे इसके कुछ केसेस पढ़ते हैं। ठीक है, कि हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे अगर एनायनिक पार्ट है, और उसमें फिर 2 केसेस बनेंगे कि कैटायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है या वीक एसिड से आ रहा है। क्या उसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अभी इसमें आगे देखते हैं। तो अब एक जनरल केस ले रहे हैं जिसमें मैं कोई एसिड नहीं ले रहा हूं। जनरली हम कोई भी एसिड ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारा एसिड है H4A। क्या एसिड है हमारे पास? H4A। पहले रिएक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में जब H+ निकलेगा तो क्या बनेगा साथ में? H3A माइनस, इसके लिए बोल देते हैं K1। नेक्स्ट स्टेप में H3A माइनस,
ये एक H प्लस डोनेट करेगा, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे H2A2 माइनस, इसके लिए मैं कांस्टेंट बोल देता हूं Ka2। फिर इस आयन को लेते हैं तो H2A2 माइनस, यहां से एक और H प्लस निकलेगा तो क्या बचेगा Ha3 माइनस, इसके लिए कांस्टेंट बोल देते हैं Ka3। फिर इस आयन को उठाओ Ha3 माइनस, जब तक H प्लस निकल रहा है तब तक ये स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक H प्लस और निकल सकता है, ये क्या मिला A4 माइनस, और इसके लिए मैंने इसको बोल दिया Ka4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले H3A माइनस पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस करो। देखो इधर अगर मैं बैकवर्ड लेकर जा रहा हूं तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इधर फॉरवर्ड में H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब ये मेरे पास एक एम्फीप्रोटिक आयन होगा। फिर इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, इधर बैकवर्ड रिएक्शन में H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इधर फॉरवर्ड में H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब ये भी एक एम्फीप्रोटिक आयन होगा, ठीक है। और फिर इसको देखो, इस आयन को और इस वाले आयन को, यहां बैकवर्ड में H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, यहां फॉरवर्ड में H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब ये भी क्या हुआ हमारे पास एक एम्फीप्रोटिक आयन। तो ये तीनों के तीनों यहां पे हमारे पास क्या आ गए एम्फीप्रोटिक आयंस, ये तीनों हमारे यहाँ पे क्या है ऑल थ्री आर एम्फीप्रोटिक आयंस। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशंस कैसे बन सकते हैं, देखो इस चीज को, पहला सॉल्ट ले सकते हैं हम किसका, पहले वाले आयन का, विच इज NaH3A। सेकेंड सॉल्यूशन क्या बन सकता है, सेकेंड सॉल्यूशन बन सकता है दूसरे वाले आयन का H2A माइनस, तो वो क्या बन जाएगा Na2H2A, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं, तीसरा सॉल्यूशन तीसरे आयन से बन सकता है, तो क्या बन जाएगा वहां पे सॉल्ट, देखो ये वाला सॉल्ट क्या हो जाएगा, इस आयन से बना रहे हैं तो Na3HA, ये फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब इसके लिए अगर मैं पीएच निकालना चाहूं तो इस आयन को देखो ये कौन कौन सी रिएक्शन से आ रहा है, ये आ रहा है पहली और दूसरी रिएक्शन से, उसमें कांस्टेंट क्या है Ka1 और Ka2, तो इसके लिए पीएच क्या हो जाएगा pK1 प्लस pK2 अपॉन 2, ठीक। इसको देख, यहां पे ये जो आयन है ये कहां से आ रहा है, सेकंड और थर्ड में है, तो इसके लिए पीएच अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा pK2 प्लस pK3 अपॉन 2। सिमिलरली यहां पे देखते हैं HA आयन, HA आयन थर्ड और फोर्थ रिएक्शन में, तो यहां पे मेरा पीएच क्या हो जाएगा pK3 प्लस pK4 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम पीएच निकालते हैं ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तक जो भी हमने आयोनिक के इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स पढ़े सबके क्वेश्चन, वेदर इट इज बफर, सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या फिर ये पीएच ऑफ अमीनो एसिड और एम्फीप्रोटिक आयंस, ठीक है। तो अभी इसमें आगे बढ़ते हैं अपना। अब इसमें हम केस बनाकर स्टडी करेंगे आगे का, और केसेस में किस तरीके से स्टडी करेंगे उसको अपन देखते हैं, ठीक है। Which is hydrolysis of salt involving amphiprotic anion। ध्यान से देखो, जो अभी हम केसेस पढ़कर आए हैं एम्फीप्रोटिक वाले, उसमें हर बार एनायन ही बन रहा है, H3A माइनस, H2A2 माइनस, ठीक है, या A3 माइनस, तो हर बार एम्फीप्रोटिक एनायन ही बन रहा है। तो इस एम्फीप्रोटिक एनायन में फर्दर दो केसेस बनाते हैं अपन। पहला केस जब कैटायन एक स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस कौन से हो जाएंगे जिसमें कि कुछ इस टाइप के सॉल्ट्स हो, NaHCO3, NaHS या फिर NaH2PO4, Na2HPO4, ये सारे वही केसेस हो गए, क्योंकि जो सोडियम है ये कहां से आता हुआ दिख रहा है हमको, NaOH से, तो जो कैटायनिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आता है। तो अगर ऐसा कोई सॉल्ट है तो इससे जो भी एनायन आएगा, ठीक है, लेट्स से HCO3 माइनस आ रहा है, अब इसके पास दो केसेस हैं, ये या तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा या फिर ये H प्लस डोनेट करेगा, तो ये एम्फीप्रोटिक की तरह वर्क करेगा। तो उसी केस को हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे केसेस में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने अभी देखा हम उसको डिराइव करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं सारे सॉल्ट अभी जो एग्जांपल में ले रहा था वो ऐसे ही थे,
इसमें एक और पॉसिबल केस है जब कैटायन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो, और अब तुम इतना पढ़ चुके हो कि वहां पे जानते हो क्या चेंज होना चाहिए, जो वीक एंटिटी होती है उसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर करा जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो अब मैं एक जनरल सॉल्ट ले रहा हूं, अपन एक जनरल सॉल्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमको आइडिया तो लगी है किसकी बात करनी है, तो हम जनरल केस ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, NaH। ठीक, तो यहां से जो एनायन आएगा वो क्या होगा, Ha-। अब इसको जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये यहां से H+ एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, अगर इधर से H+ एक्सेप्ट करता है तो H2A प्लस OH-, और अगर ये वाटर में जाने के बाद H+ डोनेट करता है तब फिर क्या फॉर्म होगा, तब ये फॉर्म होगा। तो अब अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखें तो इस वाले केस में ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ, देखो यहां पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, या ऐसा बोलो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ आयन, एसोसिएशन हो रहा है यहां पे। और ये जो है यहां पे इधर क्या हुआ, दिस इज आयोनाइजेशन, यहां पे जो मेरा आयन था उसका फर्दर आयोनाइजेशन हो गया। तो ये दो डिफरेंट रिएक्शंस है, ठीक है। तो क्योंकि ये आयोनाइजेशन है तो इसके लिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली Ka1 यूज कर सकता हूँ, सॉरी Ka2, क्योंकि ये सेकंड वाला H+ रिमूव हो रहा है, फर्स्ट वाला H+ नहीं, देखो H2A था, दिस इज सेकंड H+ विच इज गेटिंग रिमूव, तो ये Ka2 होगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमको एसिड के लिए Ka1 और Ka2 नोन है, ठीक है, ये हमको दे रखा होता है सवाल में। वैसे भी मैं बता चुका हूं जो भी वीक एंटिटी होती है उसके लिए हमको Ka या Kb गिवन होता है। इधर चलते हैं, दिस इज हाइड्रोलिसिस, तो उसके लिए तो KH लिखा जाता है विच इज Kw अपॉन Ka1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसके एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे अगर मैं इधर KH का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो KH का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha-। वाटर तो सॉल्वेंट है, एक्सेस में होएगा उसको इग्नोर कर रहे हैं। K2 अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या लिखा जाएगा, H3O प्लस A2- अपॉन Ha-। वाटर फिर से सॉल्वेंट है तो इसको हम यहां पे इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास KH और Ka2 का एक्सप्रेशन आ गया। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। मुझे अल्टीमेटली पीएच निकालना है, तो इन दोनों रिलेशंस में H3O+ पे मेरा फोकस होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे तमीज से लिखता हूं, तो H3O+ इधर से क्या आ रहा है, Ka2 इंटू Ha- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A2- का कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब Ha- और Ha- कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना इधर से मैं Ha- निकालूं ताकि मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकूं। तो इधर से मैं Ha- निकालना चाह रहा हूं, ये कितना हो गया मेरे पास, Kw अपॉन Ha- निकालना है, सॉरी Kw डिनोमिनेटर में चला जाएगा तुम्हारा, Ha- की वैल्यू आ रही है K1 H2A OH- अपॉन Kw, इसको हम बोल देते हैं फोर्थ। क्लियर है बात। अब एक चीज समझ में आ गई होगी, हम क्या करने वाले हैं, यहां से Ha- की वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। चलो करते हैं तो इस काम को। तो फोर्थ वाले में से Ha- उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आया, H3O+ इज इक्वल टू K2 डॉट K1 concentration of H2A concentration of OH- अपॉन Kw A2-, ठीक है। मैंने सिंपली उठा के Ha- की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर, थोड़ा सा अरेंज करके लिखें इसको, तो देखो K1 डॉट K2 OH- और Kw को एक साथ लिख लेते हैं, अभी समझ में आएगा क्यों। ये हुआ H2A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2-, ठीक है। अब देखो ये मैंने अलग से क्यों लिखवाया है, इस चीज को यहां पे समझते हैं हम। व्हाट इज Kw? Kw को अगर मैं जनरली लिखूं तो Kw इज OH- इंटू H3O+,
वाटर का डिसोसिएशन है ना ये, वो इसी तरीके से लिखते हैं, ध्यान करो, ये हमने पढ़ा था कांस्टेंट वाटर वाले केस में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे Kw की वैल्यू ये रख देता हूं, तो दिस होल फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन H3O प्लस, तो उसी को हम यूज करने वाले हैं और आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा रिलेशन क्या आ गया, H3O प्लस इज इक्वल टू K1 डॉट K2 H2A डॉट 1 अपॉन H3O प्लस, और यहाँ पे अपॉन में क्या है A2 माइनस, सॉरी इसको 2 माइनस को अंदर करो, एक्सपोनेंट नहीं है ये आयन है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या बन गया हमारे पास, दिस विल बी H3O प्लस का स्क्वायर इक्वल्स टू K1 डॉट A2 डॉट H2A अपॉन A2 माइनस, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशंस को ध्यान से देते हैं, मैंने यहाँ पे रख कर दिया लेकिन तुम पीछे जाके उसको देख सकते हो, तो KH और K2 ये काफी छोटी वैल्यूज होंगी, हाइड्रोलिसिस तो कम होता ही है, ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, और Ka2 कम क्यों होगा, क्योंकि K1 ऑलरेडी H प्लस दे रहा है, तो जो सेकंड वाला आयन बनेगा वहां से H प्लस निकलना बहुत मुश्किल है, तो ये वैल्यूज काफी स्मॉल होगी। अगर ऐसा केस है तो इधर से H2A की वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली A2 माइनस, ये मेरा पहली इक्वेशन का प्रोडक्ट था, ये सेकंड इक्वेशन का प्रोडक्ट है। सिमिलरली KH पहली का कांस्टेंट था और K2 सेकंड का कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों को स्मॉल बोल रहे हैं तो मतलब इन दोनों का जो क्वांटिटी बनना चाहिए वो लगभग सेम बनना चाहिए, तो इधर से ये फ्रैक्शन हो गया मेरा 1। तो कुल मिला के रिलेशन क्या आया यहाँ पे, H3O प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 डॉट K2, कुछ बनता हुआ दिख ही गया होगा अभी तक। अब मैं 2 को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ और लॉग लेता हूँ इधर, तो दिस इज लॉग ऑफ H3O प्लस 2 लॉग K1 प्लस लॉग K2, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2 को डिनोमिनेटर में ले जाके, तो ये क्या बन जाएगा, PH इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2 बाय 2, यही स्टार्टिंग में थ्योरी में हमने देखा था, तो वो चीज आई कैसे वो अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इसको बताने का मोटिव मेरा सिर्फ एक था कि तुम इसको डायरेक्टली याद करने अगर जाओ तो तुमको ये नहीं आना चाहिए कि इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, नहीं, ये एम्फीप्रोटिक के लिए यूज हो रहा है, और किस तरीके से हमने डिराइव करा वो पूरा सिनेरियो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो लेट से क्वेश्चन में इनिशियली कुछ चेंज कर देता हुआ कि तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड केस में, जिस केस में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा कैटायन है वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं आ रहा है बल्कि एक वीक बेस से आ रहा है, ठीक। वीक बेस यानी जैसे NH4OH हो गया, तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा कैटायनिक पोर्शन है वो कहां से आ रहा है, वो एक वीक बेस से आ रहा है, तो उसमें हमको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर वीक बेस से आ रहा है तो उस एंटिटी का भी हाइड्रोलिसिस कराना रहेगा, ठीक है। तो चलो अपन इसमें सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में क्या ले रहे हैं, केस 2, जिसमें कि हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा कैटायन है आपकी बार कहां से आ रहा है, कैटायन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक बेस, कहां से ले रहे हैं, वीक बेस। जैसे कि एग्जांपल NH4HS, Na की जगह NH4 हो गया, NH4OH वीक बेस है, NH4HCO3 एक्सेट्रा। बस सिंपली हमने Na को किससे रिप्लेस कर दिया, NH4 से रिप्लेस कर दिया। तो इस टाइप के अगर एग्जांपल्स होते हैं तो वो केस 2 आ जाएगा हमारा, जब हम कैटायन को कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, वीक बेस। तो इसका भी अपन एक जनरलाइज केस लेते हैं, तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म अगर मैं लेता हूं तो मैं उसको ले रहा हूं B प्लस HA माइनस। इसका रीजन है क्योंकि देखो अब NH4 प्लस जो है, यहां से मेरे को जो NH4 प्लस मिलेगा ये खुद एक वीक एंटिटी है, और वीक एंटिटी का हम हमेशा क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे B प्लस लेने का अलग से मेरा ये पर्पस है कि इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा। तो पहले अपन एक बार रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन होगी। B प्लस क्योंकि एक वीक एंटिटी है ये भी हाइड्रोलिसिस करेगा,
हाइड्रोलिसिस करके ये बना रहा है यहाँ पे BOH प्लस H3O प्लस 2 टाइम्स कर दो इसको। यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा, दिस इज हाइड्रोलिसिस, तो क्या लिखेंगे KH। ये मेरा किसका रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस का, तो हमने क्या लिखा KH। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे KH मेरा क्या हो जाएगा, KH विल बी KW अपॉन KB। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो पॉसिबल है वो अब आयन के एनायन के लिए HA माइनस, और इसके लिए रिएक्शन उसी तरीके से प्रोसीड करेगी। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है एम्फीप्रोटिक, इसका नेचर एम्फीप्रोटिक है, तो ये H प्लस गेन भी कर सकता है और H प्लस डोनेट भी कर सकता है। अगर ये H प्लस गेन करता है, H प्लस गेन करने का मतलब H2A बनाना और पीछे छोड़ना OH माइनस। थर्ड इक्वेशन जो पॉसिबल है, HA माइनस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये गेन नहीं कर रहा है, ये आयोनाइज हो रहा है, तो H प्लस देते ही H3O प्लस और साथ में बन जाएगा A2 माइनस। तो अब अगर हम देखें तो ये रिएक्शन तो आयोनाइजेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो आयोनाइज हो रहा है, आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस है, और इसमें हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, एनायन का हो रहा है। तो मेरे पास एक और KH आएगा, दैट विल बी KW अपॉन Ka1। ठीक है, H2A आ रहा है Ka1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी Ka2। क्लियर है बात, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आयोनाइजेशन रिएक्शन। तो अब की बार हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है, KH KH, ये दोनों हाइड्रोलिसिस है, चाहो तो ऐसे लिख लो, ये कैटायन का हाइड्रोलिसिस, ये एनायन का हाइड्रोलिसिस। ठीक, और ये Ka2 जहां पे क्या हो रहा है, एसिड का आयोनाइजेशन। अब इनके लिए अपन इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेशन। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस। वाटर सॉल्वेंट है, उसको इग्नोर मारेंगे। यहां पे एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस। और इधर एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, इधर एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस A2 माइनस, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन HA माइनस। का वाटर सॉल्वेंट है तो वो हमने हर जगह से इग्नोर करा, इसको फर्स्ट रिएक्शन बोल देते हैं, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, अब देखो H3O प्लस मुझे यहां दिख रहा है, जो मेरे काम की चीज है। अभी बाकी डेटा को भी मैनिपुलेट करेंगे, पहले हम यहां से एक बार इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक, ये तीन इक्वेशंस आ गई। तो अब देखो, अब आगे क्या होगा, किस तरीके से इसको प्रोसीड करा है। अब जो जो वैल्यूज जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहे होंगे, उनको हमको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि कैसे उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन से अगर लिखूं तो देखो, पहली इक्वेशन से मेरे पास H3O प्लस क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट H3O प्लस कितना आएगा, देखो H3O प्लस विल बी KW into B प्लस अपॉन KB BOH। क्लियर है बात, तो इसको अभी थोड़ी सी देख लो, हम बोल देते हैं फोर्थ। अब यहां पे एक चीज समझो, देखो अगर मैं यहां पे ये कंसीडर करता हूं कि जो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अनहाइड्रोलाइज्ड B प्लस एंड HA माइनस। देखो इनिशियली हमारे पास ये दो चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया था उसमें ये दो चीजें प्रेजेंट थी। अब H3O प्लस और OH माइनस के अमाउंट को हम नेग्लिजिबल क्यों बोल सकते हैं, यहां दोनों एंटिटीज वीक, ये भी वीक बेस से आया और ये वीक एसिड से आया। तो H3O प्लस और OH माइनस जो मिल रहा होगा वो इनकी एक्चुअल अमाउंट के कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा प्रोसीड ही नहीं कर पाई होगी। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रह जाएगा और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो बनना चाहिए था वो काफी कम होगा। तो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं, ठीक है, तो एज पर दी इक्वेशंस जो हमने पहली दो इक्वेशंस लिखी थी,
क्या मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूं कि जो मेरा B प्लस आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग HA माइनस के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सॉल्ट से आ रहे हैं, तो जितना ये मिलेगा वहां डिसोसिएशन से उतना ये मिलेगा। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो HA माइनस ने 2 रिएक्शन करी थी और इसने एक रिएक्शन करी थी जिसमें प्रोडक्ट मिल रहा था BOH, और यहां पे प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहे थे, H2A मिला था और A2 माइनस मिला था। एक में H प्लस गेन करा था, एक में H प्लस डोनेट करा था। तो फिर मैं ये लिख सकता हूं यहां पे कि BOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली H2A और A2 माइनस के सम के बराबर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करते हुए इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी अभी तक कि ये फिफ्थ इक्वेशन निकालने का और ये इक्वेशन निकालने का हमारा लॉजिक क्या है। एक काम करते हैं, इसको फिफ्थ बोल देते हैं और इसको सिक्स्थ बोल देते हैं, क्योंकि मैं दोनों को यूज करने वाला हूं। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये उठा के हम फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो फोर्थ में जब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है, H3O प्लस इज इक्वल टू KW, B प्लस की जगह अब मैंने लिख दिया HA माइनस, और नीचे क्या है KB, BOH की जगह लिख दिया हमने, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, H2A करो उसको, H2A। तो ये नीचे यहां पे हमने लिख दिया H2A प्लस A2 माइनस। ध्यान रहे ये पूरा BOH को रिप्लेस करा, KB दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है बात, कोई तकलीफ नहीं इसमें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें यहाँ पे तो इतना एक्सप्रेशन हमने बना लिया। ठीक, थोड़ा सा इसको और ढंग से लिख लें तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW HA माइनस अपॉन KB H2A प्लस KB A2 माइनस। कुछ नहीं करा, मैंने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया, उससे ज्यादा कोई भी चेंजेस इसमें हमने नहीं करे। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही है, न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म है, तो ज्यादा बेटर तरीका होगा कि मैं इसको रिवर्स कर दूं। तो रिएक्शन को यहां पे हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करने पे देखो इस फॉर्म में आ रहा है, यहां अलग से KW इसके नीचे लिख देता हूं और इसको अलग करके इसके नीचे भी हम KW लिख देते हैं, HA माइनस। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हम K1 और K2 के एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं। जो K1 और K2 माना था हमने उस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, तो उसको तुम लोग खुद से लिख के देखना क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ K1 एंड K2। देखो ये तुमको समझ में आना चाहिए, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बार बार। H2A है, HA माइनस और H प्लस, ये हुआ इसका पहला डिसोसिएशन। सेकेंड वाला अगर मैं HA माइनस लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस और A2 माइनस। तो अभी तक समझ में आ गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो कांस्टेंट है दैट इज K1, इसके लिए जो कांस्टेंट है दैट इज K2। दोनों के साथ वाटर एसोसिएटेड है, उसको मैंने डिनोट नहीं करा है, चाहो तो वाटर भी लिख लो यहां पे, इधर प्लस H2O कर लो, इधर प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि आयनाइज हो रहा है तो वाटर में आयनाइज हो रहा होगा। क्लियर है, तो अब यहां पे अगर मैं ये एक्सपेंशन को ढंग से सब्स्टिट्यूट करता हूं उस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन हमारी बन रही है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते टाइम ये क्या लिखा जाएगा, ये बन जाएगा मेरा KB अपॉन KW KA2 अपॉन H3O प्लस। ठीक है, ये KA2 यहां पे देखो KA1 A2 माइनस, सॉरी KA1। ठीक है, और इसको देखते हैं तो ये क्या आया, KB अपॉन KW, ये हो जाएगा KA2 अपॉन, नहीं वेट, ये यहां पे देखते हैं हम इसको, अगर मैं यहां पे देखता हूं KA1 से मुझे रिप्लेस करना है तो दिस शुड बी H3O प्लस अपॉन KA1। हाँ ठीक है, और अगर इधर मुझे रिप्लेस करना है तो यहां मैं लिख सकता हूं KA2 अपॉन H3O प्लस। देख लो एक बारी, क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलो यहां तक हमने कर लिया इसको।
आगे देखते हैं। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर जाने की कोशिश करूं, तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे KW KA1 KB KA2 बनता हुआ, ठीक। KW आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। और ये हमारा चल किसके बराबर है, दिस इज H3O प्लस, ठीक है। H3O प्लस के लिए पूरा एक्सप्रेशन लिखना है। अब ये 1/H3O प्लस है। तो यहां तक अपन ने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या हो गया अपने पास, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं फिर से। तो H3O प्लस मेरे पास आ रहा है K1.KW अपॉन KB। कॉमन बाहर अगर मैं लेता हूं तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस K1.KB, सॉरी K2.KB अपॉन K। ठीक है, इसको थोड़ा और ढंग से लिख लें, अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूं और ये H3O प्लस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उधर से जो H3O प्लस यहाँ पे आया, सो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ H3O प्लस। अंडर रूट ले लिया जाए तो H3O प्लस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया मेरे पास, K1.KW अपॉन KB। ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस, इससे करूंगा तो KB कैंसिल, KW कैंसिल, K1.KB। तो अगर कैटायन मेरा एक वीक बेस से आया होगा तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से निकाल, और अगर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो इस कॉन्सेंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके माइनस लॉग H प्लस में क्या निकाल लेंगे हम यहां से, pH। तो इस तरीके से हम pH कैलकुलेट करते हैं फॉर एम्फीप्रोटिक आयंस। ज्यादा चांसेस है कि पहले ही वाला केस आएगा जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस का लिया था, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसके आने के चांसेस बहुत रेयर है। स्टिल आई विल सजेस्ट कि तुम ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है एटलीस्ट ये तो याद रखो, ठीक है, कि लास्ट एक्सप्रेशन क्या है। तो ठीक है, अपन ने यहां तक करा। नेक्स्ट क्लास लास्ट लेक्चर होगा अपना आयोनिक का, और उसमें अपन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे जितने भी टॉपिक्स अपन ने अभी तक करे, ठीक है। थैंक यू।